नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के मध्य प्रदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के क्रम में आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश की मृदा, यानी कि मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, सॉइल ऑफ मध्य प्रदेश। इसी विषय की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में जो मृदा का वितरण है वो वितरण किस प्रकार का है और उसका जो प्रभाव है वो मध्य प्रदेश में किस तरह का है। इसके साथ ही बेसिक स्तर पर हम देख लेंगे कि आखिर मृदा किसे कहते हैं, मृदा के कौन से प्रकार होते हैं, मृदा का कैसे निर्माण होता है और अलग अलग जो मध्य प्रदेश में मृदाओं का वितरण है उनका क्या एक तरह से निर्माण प्रक्रिया है वो संक्षिप्त रूप से हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेंगे जो सॉइल है, क्योंकि मृदा की बात कर रहे हैं और सॉइल के बारे में हम थोड़ा सा बात न करें तो फिर अधूरा क्लास लगता है। तो देखिए, मृदा का जो निर्माण होता है, आपने अपने ज्योग्राफी की क्लास में इसे पढ़ा होगा। जो चट्टानें होती हैं, जो रॉक होती हैं, तो चट्टानों का क्या होता है, विघटन और वियोजन होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि चट्टानों का अपक्षय और अपर्दन होता है। विघटन और अपक्षय से बनने वाली जो एक संरचना है उसी से क्या होता है कि जो मृदा है उसका निर्माण होता है। ये आपको ध्यान, बहुत डेप्थ में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि डेप्थ में जाएंगे तो यही क्लास लंबी हो जाएगी। एक्चुअल जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पर अपक्षय और अपर्दन है। अब अपक्षय अपर्दन से होने वाली जो प्रक्रिया है उससे मृदा का निर्माण होता है। तो बेसिक स्तर पर इतना जानिए कि यहाँ पर जो विघटन है, जो अपक्षय है, उससे क्या होता है कि बनने वाला एक जो ढीला असंगठित जो द्रव्य है उसी को मिट्टी या मृदा या सॉइल कहते हैं। और किसी भी प्रदेश में आप जाएंगे तो वहाँ के लिए जो मृदा है, यानी कि किसी भी रीजन में आप जाएंगे तो उस रीजन के लिए आप देखेंगे, उस प्रदेश के लिए क्या होती है कि जो मृदा है वो सबसे अहम हो जाती है। क्योंकि चाहे वो कृषि की बात करें, वो वनस्पति की बात करें, वहाँ के भू आकृतिक संरचना की बात करें, वहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करें, सबके लिए क्या होता है कि जो मृदा है ये महत्वपूर्ण एक निर्धारक तत्व का काम करता है। किन किन संदर्भों में, तो देखिए, किसी भी क्षेत्र के अगर हम कृषि की बात करेंगे तो वहाँ किस प्रकार की कृषि होती है, किन प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है, उनका उत्पादन जो स्तर है वो किस हद तक का है, ये सारी बातें किससे डिसाइड होती हैं, वहाँ पर जो मृदा पाई जाती है उसके आधार पर डिपेंड होता है। दूसरी बात करें, किसी क्षेत्र में जो वेजिटेशन है, जो वनस्पति है, उसका जो वितरण है वो किस पर डिपेंड करता है, तो उसमें एक महत्वपूर्ण कारक काम करता है मृदा। बाकी भी कारक हैं जैसे वर्षा है, तापमान है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है वो वनस्पति है, वेजिटेशन है। इसके अलावा मृदा का जो एक महत्वपूर्ण जो एक आधार माना जाता है, किसी भी क्षेत्र में देखेंगे जो भू आकृतिक जो वहाँ की संरचना है, जो भू आकृतिक संरचना है उसके निर्माण में देखेंगे कि क्या है कि सबसे जो अहम एक कारक माना जाता है वो मृदा माना जाता है। और किसी क्षेत्र की जो एक अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, वो किस पर डिपेंड होती है, तो वो भी मृदा पर डिपेंड होती है। क्योंकि आप देखेंगे किसी क्षेत्र की जो मृदा है उसके आधार पर वहाँ की जो बाकी लोगों की स्थानीय जो एक्टिविटी है, जैसे मान लिया कृषि है तो कृषि का निर्धारण होगा, वहाँ वनस्पति है उस पर भी वहाँ के लोगों का जो एक कह सकते हैं कि निर्भरता है या जो एक प्रमुख जो उनकी क्रिया है वो डिपेंड होती है। वहाँ की जो भू आकृतिक संरचना है उससे बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटी डिपेंड होती हैं उस पर, और इन सबको मिलाकर उस क्षेत्र की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो निर्धारित कर ली जाती है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको जानना चाहिए, जो मृदा है और जो मिट्टी का निर्माण है, यानी जो मृदा का निर्माण है, सॉइल जो फॉर्मेशन होता है, उसके कुछ महत्वपूर्ण कारक होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आप देख सकते हैं मुख्य रूप से 5 फैक्टर्स होते हैं। एक तो वहाँ की जो संरचना है, जो टोपोग्राफी होती है, वहाँ की जो स्थलाकृति विशेषताएं होती हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण कारक होती हैं। किस चीज़ में, तो किसी भी क्षेत्र के मृदा के निर्माण करने में। तो टोपोग्राफी एक बड़ा कारण हो गया। उसके अलावा देखें तो पेरेंटल जो रॉक्स हैं, पेरेंटल जो मटेरियल है, यानी कि जो मूल पदार्थ हैं, वो क्या होते हैं, वो एक महत्वपूर्ण कारक होते हैं। एक एक करके बात कर लेते हैं। जैसे अगर टोपोग्राफी की बात करेंगे तो किसी भी क्षेत्र की जो टोपोग्राफी है, अगर इसकी बात करेंगे तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि वहाँ पर जो ऊंचाई है वो किस तरह की है, और वहाँ पर जो स्लोप है, जो ढाल है,
वो किस स्तर पे है, और इससे बहुत हद तक उस मृदा के निर्माण को एक तरह से निर्मित होने में इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। वैसे ही अगर जैसे मूल पदार्थ जो पेरेंटल मटेरियल है उसकी अगर बात करेंगे तो मृदा का जो रंग है ये रंग को डिसाइड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, मृदा की जो बनावट है वो किस तरह की है, और इसके अलावा ये भी डिसाइड होता है कि उस मृदा का जो रासायनिक गुण है वो रासायनिक जो गुण है वो किस तरह का है। क्या वो मृदा खनिज से समृद्ध है, तो उस मृदा में जो खनिज की उपलब्धता है वो भी पता चलता है। परमेबिलिटी जो होता है, जो पारगम्यता होता है, वो उस मृदा की कितनी है वो भी इसी पर डिपेंड करता है, जो मृदा की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कारक है उसमें आप देखेंगे एक जलवायु महत्वपूर्ण कारक है, क्लाइमेट एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, क्योंकि जो तापमान है और जो वर्षा है ये दोनों मृदा के निर्माण के एक महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं, और तापमान और वर्षा का ही परिणाम होता है कि कोई भी जो रॉक है वो टूटता है, और या फिर जो वनस्पति है उसका जो एक कह सकते हैं कि उससे ह्यूमस बनता है। तो ये मृदा के निर्माण में अहम भूमिका जलवायु निभाता है। इसके अलावा भी देखेंगे कि जो वनस्पति है, जो वन्य जीव टाइप के जो या जीवन के जो रूप हैं जिसको हम बायोटा कहते हैं, इसका अहम रोल होता है, क्योंकि जो ह्यूमस बनता है वो इन्हीं के कारण से बनता है। यानी जो कलर आप देखते हैं, उर्वरता जो देखते हैं, तो ह्यूमस के निर्माण में देखें तो बायोटा का अहम रोल होता है। और सबसे जो अहम मृदा के निर्माण में जो भूमिका निभाता है वो टाइम यानी कि समय का रोल होता है। वो किसका है? समय का। यानी कि उस मृदा का जो सॉइल प्रोफाइल है, एक ये भी टर्म हो सकता है, सॉइल जो प्रोफाइल है, जैसे क्या होता है उस पर हम बता दे रहे हैं। तो मृदा की जो प्रोफाइल है उसकी जो मोटाई है वो टाइम पर ही डिपेंड होती है। जैसे आप देख लीजिए कि कहीं की जो मृदा है, जैसे मान लिया कि ये मृदा है, जैसे पृथ्वी की सतह पर आप जाते हैं तो जो सबसे ऊपर की सतह है उसके नीचे जैसे जैसे आप जाते जाएंगे तो ऊपर आपको अच्छी मृदा मिलेगी, फिर कुछ कठोर मिलेगी, फिर कुछ ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको पार्टिकल देखने को मिलेंगे, फिर रॉक देखने को मिलेगा, फिर एकदम रॉक। तो ये जो अलग अलग परतें हैं इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं, मृदा परिच्छेद। यानी जैसे काटते जाएंगे मृदा को तो अलग अलग जो परतें दिख रही हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारत में भी बहुत तरह की जो मृदाएं हैं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी जो मृदाएं हैं वो आपको देखने को मिलती है। भारत के भौगोलिक विशेषताओं के अनुरूप, स्थलाकृतिक विशेषताओं के अनुरूप, जलवायु, वनस्पतियों के आधार पर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मृदाओं का विकास हुआ है। और भारतीय जो कृषि अनुसंधान जो परिषद है उसने भारत में कुल 8 प्रकार की मृदाओं को बताया है कि भारत में मेजर तौर पे बड़ी जो मृदा कह सकते हैं क्षेत्र हैं या मृदा जो वर्गीकरण है उसमें 8 तरह के जो मृदाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। जैसे जलोढ़क है, रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है जिसे रेगुर सॉइल भी कहते हैं, मरुस्थली जो मृदा है, लेटराइट मृदा है, पर्वतीय मृदा है, क्षारीय मृदा है, पीट और दलदली मृदा है। और इनके अलावा कुछ क्षेत्रीय स्तर पे देखें तो मृदाएं भी अलग अलग देश के क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। तो ये तो एमपी के बजाय हमने भारत की मृदा को ओवरऑल देख लिया। अब हम बात कर लेंगे कि मध्य प्रदेश में जाएंगे तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मृदा का विस्तार देखने को मिलता है। तो मध्य प्रदेश में आएंगे तो मुख्य रूप से आपको कौन कौन सी मृदा देखने को मिलेगी। तो सबसे अधिक जो क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा वो काली मृदा का देखने को मिलेगा। जो ब्लैक सॉइल है उसका क्षेत्र सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा। तो पहला हो गई मृदा काली मृदा, दूसरी कौन सी हो गई? तो रेड सॉइल हो गया। तो दूसरी आपकी कौन सी हो गई? तो रेड सॉइल, या कह सकते हैं कि रेड येलो, लाल पीली दोनों यहाँ पर देखने को मिलता है। तो रेड और येलो जो सॉइल है उसका जो क्षेत्र है वो आपको खास तौर पे पूर्वी भाग में देखने को मिलेगा। तीसरी जो मृदा आपको देखने को मिलेगी उसमें क्या है कि आपको जलोढ़क जो मृदा है वो आपको देखने को मिलती है, जो कछारी मृदा कहलाती है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो लेटराइट जो सॉइल है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कुछ क्षेत्र में देखें तो एक मिक्स टाइप की जो सॉइल है वो भी आपको देखने को मिलता है। अब एक एक करके हम बात कर लेंगे कि एमपी में जो मृदाएं हैं, जैसे सबसे जो बड़ा क्षेत्र आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि साधारण एक काली मृदा और गहरी काली मृदा
और छिछली काली मृदा। और एमपी में सबसे अधिक जो मृदा का विकास हुआ है उसमें देखेंगे या विस्तार देखेंगे तो सबसे अधिक किस मृदा का हुआ है, वो काली मृदा का विकास हुआ है। और ये जो मृदा है, इस मृदा का जो निर्माण हुआ है, अगर इस मृदा के निर्माण की बात करेंगे तो ये जो निर्माण है ये बेसाल्टिक जो चट्टानें हैं तो उसी से इनका निर्माण हुआ है। या जो बेसाल्टिक चट्टानें हैं इनको ये भी कह सकते हैं कि जो आग्नेय चट्टानें हैं, उन आग्नेय चट्टानों से क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश में काली मृदा का विकास हुआ है। और ये जो क्षेत्र है एमपी का, ये थोड़ा बहुत नहीं है, ये लगभग एमपी का आधा कह लीजिए, 50%। ओवरऑल जो डेटा आता है उसमें कहा जाता है कि एमपी में जो काली मृदा का विस्तार है वो कितना है, वो 47% है, 47% है। और इसमें आप देखेंगे ये पूरा जो मालवा वाला जो पठारी क्षेत्र है, नर्मदा सोन वाला, ये देखिए ये पूरा जो बीच वाला नर्मदा सोन की जो घाटी है, ये देखिए नर्मदा सोन वाली जो घाटी है, ये पूरा जो मालवा पठार जो है ये सारा क्या है, ये काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। इसके अलावा और दक्षिण वाला ये पूरा जो क्षेत्र है ये भी काली मिट्टी का ही। ऊपर अगर देखेंगे ये उत्तर वाला जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ भी क्या है कि काली मिट्टी ही आपको देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे समझने वाली बात है कि ये जो काली मिट्टी है, अगर इस काली मिट्टी की विशेषता की हम बात करेंगे कि क्या विशेषता है, तो इस मिट्टी में क्या है कि आपको लोहा और चूना दोनों आपको खास तौर पे देखने को मिलेगा। तो लोहा और चूना का जो एक मात्रा है वो सबसे अधिक यहाँ पर काली मिट्टी में ही आपको देखने को मिलेगी। नाइट्रोजन और जो फास्फोरस है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। पानी के स्तर पे देखें तो पानी में क्या है, ये जो मृदा होती है काली, ये पानी में चिपचिपी हो जाती है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है, ये क्या हो जाती है, पानी में चिपचिपा आपको महसूस होगी। और जब काली मृदा की एक खास विशेषता क्या होती है कि जब इसमें नमी होती है, जल होता है, और जब वो जल सूखता है तो काली मृदा में क्या हो जाता है कि क्रैक्स आ जाते हैं, दरार आपको देखने को मिलेगा। ये सारी विशेषताएं काली मृदा की है। इसके अलावा देखेंगे तो सबसे उपयुक्त किस फसल के लिए काली मृदा होती है, तो उसमें कहा जाता है कि जो कपास है, कपास के उत्पादन के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो जो काली मृदा है वो सबसे अहम मानी जाती है। यानी कि जो ब्लैक कॉटन है वो इसमें सबसे अधिक उत्पन्न होता है। और कॉटन के अलावा आप देखेंगे तो ज्वार और गेहूं के लिए क्या होती है कि जो यहाँ पर काली मृदा है वो महत्वपूर्ण होती है। तो एमपी में एक बड़े क्षेत्र में क्या होता है कि कपास का उत्पादन होता है, एक तो ये आप बता सकते हैं। दूसरा गेहूं का उत्पादन होता है, और तीसरा ज्वार का उत्पादन एक बड़े क्षेत्र में इसलिए होता है कि काली मृदा का जो विकास है वो एमपी के 47% क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एक पहला जो पूरा हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो क्या है कि देखिए काली मृदा में भी क्या है कि अलग अलग एक तरह से वर्गीकरण देखने को मिला है। जैसे ऊपर देखिए साधारण काली मृदा यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसका जो कलर है वो कम हल्के कलर से दर्शाया गया है। उसके अलावा आप देखेंगे तो गहरी काली जो मृदा है वो आपको देखने को मिलेगा, और छिछली जो काली मृदा है ये आपको देखने को मिलेगा। तो उत्तर वाले क्षेत्र में आप देखेंगे तो ये पूरा देखिए, अगर थोड़ा सा मैप को हम मिटा दें, आप समझ चुके होंगे बाकी चीजें। अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ये वाला देखिए, ये वर्गीकरण है। ये देखिए जो नर्मदा घाटी वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर देखेंगे तो गहरी काली मृदा जो देखने को मिलेगी, और इसके उत्तर में क्या है कि साधारण काली जो मिट्टी है वो आपको देखने को मिलेगी, और दक्षिण में आएंगे तो छिछली काली जो मृदा है वो आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए ये पहला जो मृदा है वो हमने देख लिया कि काली मृदा। अब थोड़ा सा जो दूसरी मृदा है उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, वो कौन सी मृदा है। तो देखिए दूसरी जो मृदा है वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लाल और पीली मृदा। ये क्या है, ये दूसरे नंबर पे हम बात करें। आर्कियन और जो गोंडवाना चट्टाने हैं, आप देखिए यहाँ पर जो आर्कियन और जो गोंडवाना चट्टाने हैं उन्हीं से क्या हुआ है, इस मृदा का यहाँ पर विकास हुआ है। और जैसे 47% काली मृदा का क्षेत्र है, वैसे ही आप देखेंगे तो लगभग
एमपी के 37% क्षेत्र में क्या है कि ये जो मृदा है ये आपको देखने को मिल जाएगी। इसका जो रंग होता है, जो कहा जा रहा है कि लाल और पीला होता है, तो ये किस कारण से होता है? तो जो लाल रंग होता है वो लोहे की अवस्थिति के कारण होता है। तो ये रेड जो कलर है वो लोहे के अवशेष के कारण, लोहांश के कारण होता है। और पीला जो होता है वो पीला किस कारण से होता है? तो अगर पीले की हम बात करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं, पीले की बात करेंगे तो जो फेरिक ऑक्साइड होता है, जब फेरिक ऑक्साइड का जल अपघटन होता है, आप देख सकते हैं फेरिक ऑक्साइड, और इसका जब जल विघटन होता है तो इसका कलर पीला हो जाता है। ये बात होगी। ये पोषक वाली मृदा मानी जाती है। और अगर पोषक तत्वों की बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ क्या है, ह्यूमस भी इसमें आपको पर्याप्त मात्रा में देखने को मिल सकता है। तो नाइट्रोजन से प्रचुर ये मृदा है, फास्फोरस भी आपको देखने को मिल सकता है, और इसमें जो ह्यूमस है वो भी आपको देखने को मिलेगा। एक टिक बता दें, अगर ह्यूमस की बात करेंगे तो ह्यूमस क्या होता है कि कलर से भी डिसाइड होता है। जिस मृदा का जितना गाढ़ा कलर होगा उसमें मान के चलिए कि ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त है। और सबसे खास बात है कि इस लाल पीली मृदा में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसमें धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और कभी जैसे आपसे पूछ दे कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो आप बता देंगे कि पूरब वाला जो क्षेत्र है, ये देखिए, क्योंकि यहीं पर लाल पीली मृदा देखने को मिलती है, उसका विस्तार है। बघेलखंड वाला जो क्षेत्र है, बालाघाट वाला जो, शहडोल वाला जो क्षेत्र है, ये सारे क्या है, धान उत्पादन के एमपी में महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और डिस्ट्रिक्ट अगर पूर्वी क्षेत्र में आपको पता है तो आप डिस्ट्रिक्ट भी बता सकते हैं। तो ये हमने देख लिया कि लाल और पीली जो मृदा है वो क्या है, एमपी में विस्तार उसका कितना है, इसका कलर क्यों लाल और पीला है, इसमें कौन सी फसल का बड़े स्तर पे उत्पादन होता है, तो ये हमने देख लिया। अब देखिए, इसके अलावा अगर देखेंगे तो एक दो और मृदाएं हैं जिसके संदर्भ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए कि कछारी जो क्षेत्र होते हैं, आप सबसे ईस्ट में आएंगे तो यहाँ पर क्या है कि जलोढ़क और कछारी मृदा देखने को मिलेगी। और ये जो मृदा है इसका जो निर्माण होता है ये कैसे होता है, ये आपको समझने वाली बात है। तो इस मृदा का जो निर्माण होगा वो नदियों के द्वारा लाई गई जो कछारी मिट्टी है, ये क्या होता है कि नदियों के द्वारा लाई गई कछारी जो मृदा है उसी से क्या होता है कि यहाँ पर जो एमपी में जलोढ़क और कछारी मृदा है उसका निर्माण होता है। और एमपी के लगभग 3% क्षेत्र में क्या है, इस मृदा का विस्तार आपको देखने को मिल जाएगा। नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करें तो इसमें क्या है कि नाइट्रोजन और इसके अलावा जो फास्फोरस है वो क्या है, वो कम मात्रा में है, इनकी जो मात्रा है वो कम देखने को मिलेगी। लेकिन पोटास की मात्रा करें या फिर चूना की बात करें तो इन दोनों की मात्रा इस मृदा में, जो जलोढ़क और कछारी मृदा है, वो सबसे अधिक है। और इसी कारण से देखेंगे तो ये जो मृदा है ये काफ़ी क्या है, फर्टाइल है, ये उपजाऊ है। तो ये जो क्षेत्र है ये एमपी का खास उपजाऊ वाला क्षेत्र है। और इसी कारण से देखेंगे तो इस क्षेत्र में चाहे वो गेहूं उत्पादन की बात करें, शुगर केन की बात करें, गन्ना उत्पादन की बात करें या कपास उत्पादन की बात करें, इन सभी उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये सबसे अहम माना जाता है, जो भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर वाला क्षेत्र होता है। तो इस कारण से देखेंगे तो ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ गेहूं, कपास या इस तरह के गन्ने का जो उत्पादन है वो एमपी में किया जाता है। तो ये पूरा हमने देख लिया। और कछारी जो मृदा होती है ये बाढ़ के दौरान नदियों के द्वारा एक तरह से बिछाई गई मृदा है, और ये जो फसलें हैं वो इस मृदा में खास तौर पे उत्पन्न होते हैं। अब अगली जो मृदा है वो कौन सी है, वो मिक्स्ड सॉइल है। यानी कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा एक बार मिटा करके फिर आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। अगर मिक्स्ड सॉइल की हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो मिश्रित मृदा है आखिर वो क्या है, तो देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, ये मिश्रित मृदा वाला है। आप देखेंगे इधर पूरा ये ब्लैक सॉइल है, इधर आप देख रहे हैं तो रेड और येलो सॉइल है, इधर आप देखेंगे तो
जलोढ़क जो कछारी मृदा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण तौर पे क्या है कि ये जो पूरा क्षेत्र है इसका जो संपर्क है क्या है, जो ब्लैक सॉइल है और जो रेड सॉइल है और जो येलो सॉइल है, इन तीनों सॉइल के क्या है मिक्सचर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये मिश्रण क्षेत्र माना जाता है काली मृदा, लाल मृदा और पीली मृदा का। और इसी कारण से देखेंगे तो इसमें क्या है कि जो नाइट्रोजनस जो पदार्थ हैं, नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है। फास्फेट की जो मात्रा है वो भी पर्याप्त मात्रा में आपको देखने को मिलेगी। कार्बनिक जो पदार्थ हैं, जो ह्यूमस है, उसकी जो मात्रा है वो अपेक्षाकृत क्या होती है, वो कम होती है। और इसी कारण से देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है ये एमपी में मोटे अनाज के लिए खास तौर पे जाना जाता है, जिसमें दालें हैं या इस तरह के मोटे जो अनाज हैं उनका उत्पादन यहाँ पर खास तौर पे होता है। अब एमपी में एक छोटा सा और क्षेत्र है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो लाल पीली मृदा वाला जो क्षेत्र है उसके दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर आपको लेटेराइट जो मृदा है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो लेटेराइट मृदा है एमपी में, इसका जो कलर है, अगर ये पूरे क्षेत्र की हम बात करें कौन सी मृदा है तो ये लेटेराइट मृदा है। और इस मृदा की विशेषता क्या होती है, इसके अगर रंग की बात करेंगे तो लाल भूरा इसका कलर होता है, रेड ब्राउन कलर होता है। और एमपी में इसका जो क्षेत्र है वो 2.5% क्षेत्र में क्या है इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। सीमित क्षेत्र है, मैप से ही आप देख सकते हैं। सतपुड़ा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ये खास तौर पे आपको इसका विस्तार जो देखने को मिलेगा वो सतपुड़ा क्षेत्र में आपको जो बैतूल वाला क्षेत्र है, मध्य भारत कह सकते हैं, मंदसौर, नीमच, श्योपुर, वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। लेटेराइट मृदा की बात करें तो इस मृदा में जो सबसे अधिक कृषि के संदर्भ में जो उत्पादन होता है वो किसका होता है, तो चाय का होता है, रबर का होता है, और इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर मूंगफली का जो उत्पादन है वो भी किया जाता है। पपीता जो है उसका बड़े स्तर पे यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। तो जैसे ये वाला जो क्षेत्र है इसकी अगर बात करेंगे, जैसे आपसे पूछ दे कि एमपी के किस क्षेत्र में जो चाय है उसका उत्पादन होता है, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि इधर जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर चाय का उत्पादन होता है, और कहीं चाय का उत्पादन मेजर स्तर पे देखने को नहीं मिलता है। या फिर रबर का जो उत्पादन होता है वो इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, मुख्य तौर पे मंदसौर, नीमच, श्योपुर। तो जिला भी कभी कभी पूछ देता है, तो मंदसौर है, नीमच है, और इसके अलावा इस क्षेत्र में आएंगे तो आपको श्योपुर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर आपको चाय, रबर, पपीता, मूंगफली का जो उत्पादन है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो ये पूरा हमने मृदा के संदर्भ में पूरी जो चर्चा है वो कर ली। अब हम बात कर लेंगे कि मध्य प्रदेश में जो सॉइल है, सॉइल का जो इरोजन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, यानी कि मध्य प्रदेश में जो मृदा का अपरदन है वो कितना प्रभावित किया है एमपी के क्षेत्र को। तो देखिए, अगर इरोजन की बात करेंगे तो अपरदन के कई सारे यहाँ पर कारक हैं, जैसे वाटर है, वर्षा है, हवा है। अन्य कारक भी क्या करते हैं कि जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरक परत है, जैसे आप देख लिया कि सॉइल प्रोफाइल हमने बताया कि जो भी मृदा होती है उस मृदा के संदर्भ में आप देखेंगे तो सबसे ऊपर की जो परत है उसके नीचे भी परत होगी, ऐसे परत होती है। तो ऊपर की जो परत होती है उसकी जो उर्वरता होती है वो क्या होती है, वो अधिक होती है। और इसका जो अलग अलग जो कारक हैं, चाहे वो जल का प्रभाव हो, मान लिया कि बहुत अधिक वर्षा हो गई, बहुत अधिक यहाँ से जल का प्रवाह होता है, हवा बहुत तीव्र चल रही है, या अन्य जैसे तापमान बहुत अधिक हो गया फिर बहुत कम हो गया, या मान लिया कि यहाँ पर आवागमन जानवरों का बहुत अधिक है। तो बहुत सारे कारक हो सकते हैं। इस कारण से क्या होता है कि जो ऊपरी उर्वरक जो परत है वो क्या हो जाती है, इसका कटान होने लगता है, इसका क्षरण होने लगता है, इसका कह सकते हैं कि अपक्षरण होने लगता है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। और एक तरह से देखें तो मृदा की जो मृत्यु कही जाती है उस रूप में अपरदन को देखा जाता है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो एमपी में बड़े स्तर पर क्या है कि अवनलिका अपरदन होता है। अपरदन के बहुत तरीके होते हैं।
अगर हम थोड़ा सा बात कर लेंगे कि जो भी एमपी में अपर्दन हो रहा है उसमें आप देखेंगे तो चंबल का जो बीहड़ क्षेत्र है वहां पर अपर्दन के उदाहरण आपको खास तौर पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि चंबल में आएंगे तो गुली जो इरोजन है वो सबसे अधिक देखने को मिल सकता है। और ये वो प्रक्रिया है जिसमें चंबल नदी के द्वारा की जाने वाली भारी मात्रा में एक तरह से उस कारण से बड़े स्तर पे जो मृदा कटाव है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर अवनलिका अपर्दन की बात करें तो इस अपर्दन में आप देखेंगे कि जो भूमि है, जो मृदा की परत है, उसमें अंगुलियों के आकार की बहुत सारी जो नालियां हैं वो ऐसे ऐसे विकसित हो जाएंगी और उसके बाद फिर ये नालियां मिलकर बड़ी नालियों का निर्माण करते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि अवनलिका अपर्दन सतही जो जल है, सरफेस जो वाटर होता है, उसके द्वारा जल निकासी जो पतली लाइनें हैं, पतली जो नलियां हैं, उनके माध्यम से मृदा का बड़े स्तर पे कटाव करते हैं। और धीरे धीरे क्या होती है कि फिर से ये नालियां आपस में मिल मिल के बड़ी नालियां, देख सकते हैं यहाँ बड़ी बड़ी नालियां बन जाती हैं और इस तरह से बड़े स्तर पे जो गुली इरोजन है, अवनलिका जो अपर्दन है, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चंबल के बीहड़ क्षेत्र में। और यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर मिट्टी का कटाव बड़े स्तर पे होता है, जिससे गहरी और खड़ी जो खाइयां हैं वो बन जाती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस कारण से क्या होता है कि जो खाइयां हैं वो गहरी हो जाती हैं और इसके अलावा खड़ी होती हैं, उनका स्लोप जो होता है बहुत शार्प होता है। और स्थानीय भाषा में देखेंगे इस तरह की जो संरचना बनती है, इसे स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, आप देखिए इसे बीहड़ कहते हैं। कई बार आप मूवी या इस तरह की जो चीजें हैं वहां आप इस तरह के जो बातें हैं जिसे बैडलैंड भी कहा जाता है, ये वर्ड आप सुने होंगे बीहड़। बीहड़ में डाकू रहते हैं, इस तरह की बात। इसी कारण से कहा जाता है कि वो दुर्गम क्षेत्र होते हैं, वहाँ आसानी से छुपा जा सकता है, आसानी से निकला जा सकता है और रास्ते की अगर पहचान ना हो तो आसानी से आदमी भूल सकता है। ये जो अपर्दन होता है, गुली इरोजन, ये खासतौर पे मानसून के मौसम में बड़े स्तर का जो परिवर्तन है चंबल और उसकी जो सहायक नदियां हैं, उन नदियों में पानी के अत्यधिक प्रवाह के कारण होता है। जो यहाँ फैली हुई जो नरम जलोढ़क अलुवियल सॉइल है उसमें बड़े स्तर का क्या है कि एक तरह से अपर्दन करती हैं और इस कारण से यहाँ पर क्षरण बड़े स्तर पे हुआ है। और इस क्षरण के अधिक होने से क्या है कि यहाँ पर जो उत्पादकता है वो उत्पादकता क्या हो चुकी है, वो काफ़ी कम हो चुकी है। तो ये हमने देख लिया। प्रभावित जो क्षेत्र है इस तरह के अपर्दन से, उसमें सबसे अहम चंबल घाटी में जो अवनलिका अपर्दन है वो माना जाता है। नर्मदा घाटी क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित है। आप देख सकते हैं जो एमपी का ऐसे ऐसे मैप है, यहाँ पर आप देखिए एमपी का ये मैप है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बीच वाला साउथ वाला क्षेत्र से थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो ये जो नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र है ये सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। तो मुरैना जो जिला है ये सबसे अधिक प्रभावित है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अपर्दन से प्रभावित या जो बैडलैंड है, बीहड़ जो क्षेत्र है, वो एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल सकता है, तो ये आप बता सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मृदा अपर्दन के बहुत सारे जो कारण हैं वो कारण हम देख सकते हैं। जैसे देखिए वनों की अनियमित कटाई, चंबल नदी के द्वारा अत्यधिक मिट्टी का कटाव, वनस्पतिक आवरण में कमी, झूम जो कृषि है, वनाग्नि है, जो गलत फसल चक्र है, ढाल की दिशा में जो खेती है, सिंचाई की जो त्रुटिपूर्ण विधियां हैं, ये सारे क्या है कि मृदा अपर्दन के महत्वपूर्ण कारक हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कुछ संरक्षण के उपाय कि कैसे कंजर्व किया जाए सॉइल को, खासतौर पे एमपी के संदर्भ में, तो पहली बात की जो इस तरह की मृदा में नालियां बन गई हैं, उन नालियों के स्तर पे देखें तो जो अवनलिका है, जो गुली यहाँ पर बनी हुई है, उस गुली को क्या किया जाए, उसे तोड़कर इसका भराव कर दिया जाए। ये एक प्रयास हो सकता है। ढलान पर ट्रेस बनाया जाए, ट्रेसिंग की जाए, वो भी एक साधन हो सकता है। बीहड़ क्षेत्रों में क्या किया जाए, समतल उसे कन्वर्ट किया जाए, समतलीकरण किया जाए। व्यापक स्तर पे क्या किया जाए, वहाँ वृक्ष लगाए जाए, ट्री लगाए जाए। अत्यधिक जो ग्रेजिंग है, जो चराई है, उस पर रोक लगाया जाए। वैसे क्षेत्रों का निर्धारण किया जाए जहाँ ग्रेजिंग की जा सके, वैसे क्षेत्रों का निर्धारण किया जाए जहाँ पर ग्रेजिंग न की जाए। भूमि सुधार जो कार्यक्रम है उसको सही तरीके से एक क्रियान्वयन के स्तर पे उत्तरदायित्व पूर्वक क्या करना चाहिए, लागू किया जाना चाहिए। खेत में जो मेड़ है उसके निर्माण का कार्य किया जाना चाहिए। और एग्रो जो फॉरेस्ट्री है कि कृषि के साथ जो वानिकी है उसको अगर प्रोत्साहन दिया जाता है तो मृदा को हम कंजर्व कर सकते हैं। मृदा अपर्दन के जो दुष्परिणाम है पहले हम देख चुके हैं,
जो उर्वरता होती है वो मृदा की पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, भूमि की जो उपजाऊ ऊपरी परत है वो समाप्त होती है, भूजल स्तर में भी गिरावट देखने को मिलता है और इसके साथ ही शुष्क जो मरुस्थलीकरण है, जो ड्राई डिजर्टिफिकेशन है, उसका विस्तार देखने को मिलता है। आकस्मिक जो बाढ़ है उसका खतरा होता है, वनस्पति जो आवरण है वो नष्ट होते हैं, लकड़ी की जो कमी है वो खासतौर पे हो जाती है, वन्य जीवन पे बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जो लैंडस्लाइड है उस पे देखें तो उसका एक तरह से जो प्रभाव है वो बढ़ने की संभावना होती है। तो इस तरह से हमने पूरा डिटेल में आज देख लिया कि पूरा जो एमपी है, एमपी में जो मृदा है वो कौन कौन सी मृदा है, आखिर मृदा होती क्या है, कैसे निर्मित होती है, एमपी के अलग अलग क्षेत्रों में जो मृदा का विस्तार है उस मृदा की प्रमुख विशेषता क्या है, और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी अहम जो बातें हैं उन पर भी हमने चर्चा कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।